नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 8वीं कक्षा। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए जो एक कविता है, ये पढ़ाने जाऊंगी। इस कविता का भावार्थ समझाऊंगी। सबसे पहले मैं इस कविता के कवि का परिचय बताऊंगी आपको। इस कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 1908 में बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु मद्रास में 1974 में हुई थी। ये इनका कार्य क्षेत्र ये कवि भी थे, लेखक भी थे। मतलब इनका ये पेशा था कि वो कवि भी थे और लेखक भी थे। इनकी विधा गद्य और पद्य दोनों में लिखते थे और ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो कृतियां हैं, कुरुक्षेत्र हैं, रश्मि रथी हैं, उर्वशी हैं, युग के 4 अध्याय हैं। इस प्रकार से इनकी ये कृतियां हैं। बच्चों, मैं इस कविता में आपको बताऊंगी कि इस कविता में कवि ने बादलों को और पक्षियों को प्राकृतिक डाकिए कहा है। डाकिया, जिस प्रकार से डाकिया हमारे लिए संदेश लेकर आता है, खत लाता है, तो उसी प्रकार से प्रकृति के जो डाकिए हैं वो कौन है? पक्षी और बादल। तो कवि हमें पक्षी और बादल को आपस में जोड़ते हुए बताता है कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए डाकिए हैं, भगवान के डाकिए हैं, अर्थात प्राकृतिक डाकिए हैं। ठीक है, तो कविता शुरू हो रही है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि बादल और पक्षी को एक दूसरे से जोड़ते हुए बताते हैं कि ये हमारे लिए प्राकृतिक डाकिए अर्थात भगवान के भेजे हुए डाकिए हैं। ये प्राकृतिक डाकिए हैं और ये डाकिए हमारे लिए संदेश लाते हैं। जिस प्रकार से डाकिया हमारे लिए संदेश लाता है, डाकघर से पोस्टमैन आता है, वो हमारे लिए संदेश लाता है, उसी प्रकार से ये प्राकृतिक डाकिए भी हमारे लिए संदेश लाते हैं। लेकिन भगवान के द्वारा जो ये संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं, भगवान के भेजे हुए जो संदेश होते हैं, इन संदेशों को हमारे तक पहुंचाते हैं। इन संदेशों को हम मनुष्य नहीं पहचान पाते, हम नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते हैं। ये डाकिए अर्थात ये प्राकृतिक डाकिए जो संदेश लाते हैं वो प्रेम, सद्भावना, एकता, समानता का संदेश लाते हैं और उन संदेशों को केवल पेड़ पौधे, नदी, तालाब और पर्वत ही समझ पाते हैं और वो ही इन संदेशों को पढ़ पाते हैं। हम मनुष्य इनके संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब कवि कहता है कि हम मनुष्य तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परंतु वास्तव में ये है कि ये प्राकृतिक डाकिए एक स्थान की अर्थात प्राकृतिक डाकिए बादल, पक्षी, इनको प्राकृतिक डाकिए बताए। इसके साथ साथ हवा भी प्राकृतिक डाकिया है। तो फूलों की जो महक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी एक देश से दूसरे देश में हवा और पक्षियों के पंखों के माध्यम से पहुंचती है और यहाँ तक कि जो तालाब और नदियों का और समुद्रों का जो पानी होता है वो भी हवा के माध्यम से वाष्प बनकर उड़ जाता है और किसी अन्य जगह जाकर वह बरसता है, पानी बारिश के रूप में वो बरसता है। तो इस प्रकार से हवा, पक्षी और बादल ये हमारे प्राकृतिक डाकिए हैं और ये जो प्राकृतिक डाकिए हैं वो किसी सीमा में बंध कर अपना कार्य नहीं करते हैं और इनके मन में किसी के प्रति अपने पराये का भाव भी नहीं होता है। किसी के प्रति यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं तो उनके मन में ये भेदभाव नहीं होता है कि मैं इस जगह को छोड़कर उस जगह पर चला आया। वो अपने पराये का भेदभाव नहीं समझते हैं। बच्चों, इस प्रकार ये कविता इतनी ही थी। ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता के शब्दार्थ में आपको अभी नोट्स के माध्यम से भेजूंगी और प्रश्न उत्तर भी आपको करने हैं। धन्यवाद।